होगा कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्रिहेंशन में उन लोगों ने शायद पहला कर लिया था कंप्लीट, है ना, पहला कंप्लीट कर लिया था ना, पहला परिचय यानी पहला कॉम्प्रिहेंशन हो गया था, जो वो समाज का रूप, धार्मिक परंपराओं, ईश्वर की, है ना, ये वाला ये हो गया था। चलो दूसरे से कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पढ़ा आप लोगों ने? चलो कुछ आप लोग 2-3 मिनट में पैसेज कंप्लीट करो पढ़ के। दूसरा पैसेज में किस बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। वैसे टॉपिकों के लिए डिजिटल बोर्ड बहुत जरूरी होता है, नहीं होता है? पता चला कि यहाँ पे समझाने के लिए पैसेज तो लिख नहीं सकते ना बोर्ड में। सेकेंड पैसेज पढ़ो है दूसरे नंबर का, कि हमें किस बारे में कह रहे हैं और हमें निकालना है। कौन सा है समझ में? तीसरा। चलो देखो हम पढ़ते हैं किस बारे में लिखा है, ये समझ में आया नहीं आया? किस बारे में? भ्रष्टाचार कितना है? चलो देखो जैसे पारदर्शिता और प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए क्रॉनिक पूंजीवाद यानी क्रॉनिक कैपिटलिज्म मुक्त उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। क्रॉनिक पूंजीवाद जिसमें धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्तियों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीतियों को घूस देकर जमीन और प्राकृतिक संसाधन तथा विभिन्न लाइसेंस प्राप्त किए हैं। अब एक प्रमुख मुद्दा बन गया है जिससे निपटने की जरूरत है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा या मध्य आय जाल या मिडिल इनकम ट्रैप है, जहां क्रॉनिक पूंजीवाद अल्पतंत्रों या ओलिगार्की को निर्मित करता है जो समृद्धि को धीमा करता है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पे 2-3 वर्ड आए हैं जिनका मीन्स तुम्हें पता होना चाहिए। जिसमें पहली बात है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ठीक है, ये क्या है पता है? क्रॉनिक पूंजीवाद नहीं पता? ठीक है, देखो उसी समझ क्रॉनिक पूंजीवाद होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि ये पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन के साथ एक आपका ऑफिसर भी है, और यहाँ पे बिजनेस, ठीक, इन पे मध्य एक ट्रायंगल बन जाता है। दिस इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। इसको समझेंगे कैसे कि जैसे देखो, जैसे हमने कहा कोई योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई किसके लिए? समाज, ठीक है, हम लोगों के लिए, जनता के लिए। लेकिन क्या होता है कि उस योजना पे किसका, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियन मिल बांट के चट्टे कर देते हैं, खा जाते हैं ना उसे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो मिलाई जनता के पास पहुंचनी थी, तो जनता के पास ना होके इन लोगों के पास पहुंचना शुरू कर देती है। इट इज अ क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक पूंजीवाद। इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, मिल बांट के खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सड़क का ठेका हो गया, ठीक है, तो उसमें सब कमीशन फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनता तक जो योजनाएं पहुँचनी थी वो नहीं पहुँच पाती। इन पे पॉलिटिशियन का, ऑफिसरों का और बड़े बड़े बिजनेसमैन का कंजप्शन हो जाता है। तो जो इसकी भावना पे आ जाएगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म पे आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा पूछो, मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है। एक वर्ड ये मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? एनीवन? ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप जैसे होता है, जैसे मान लो सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली वाला व्यक्ति या मिडिल क्लास या मिडिल इनकम वाला कोई देश है, ठीक है। अब इसको उच्च इनकम वाले देश में अगर कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बाधाओं के कारण वो बीच में ही फंस जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? जैसे मान लो सपोज हम अपने आप को एक उच्च आय वर्ग में ले जाना चाहते हैं, तो अगर जो बीच में जो व्यवधान आएगा, जो बीच में हम लोगों को जकड़ लेगा, इट इज अ मिडिल इनकम ट्रैप कहलाता है, ठीक है। कि हम कहेंगे मतलब लो से उच्च के जाने के लिए जो जाल में हम फंस चुके हैं, ठीक है, ये हो जाता है मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है। तो ऐसे करके दो वर्ड हमने यहाँ पे समझ लिए। अब चलते हैं हम लोगों को पैसेज के माध्यम से क्या कह रहे हैं। देखो हमसे कह रहे हैं पारदर्शिता प्रति और प्रतियोगिता को समाप्त करने से क्रॉनिक पूंजीवाद मुक्त उद्यम, अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। सीधी सी बात है कि अगर हमें आर्थिक प्रगति करना है और इस पर इन सब चीज़ों का हस्तक्षेप रहेगा, तो ये हमारे समाज के लिए, उसकी प्रगति के लिए कैसे रहेंगे? हानिकारक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं क्रॉनिक पूंजीवाद, जिसमें धनाढ़ एंड प्रभावशाली व्यक्तियों पर यह आरोप लगता है। सीधी सी बात है, सही बात है कि जो धनाढ़ होंगे एंड प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, उन पर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीतियों से घूस लेकर जमीन और प्राकृतिक संसाधन के विभिन्न लाइसेंस प्राप्त किए हैं। बात समझ में आ गई ना? वही चीज़ हो जाती है कि पता चला कि यहाँ पे धनाढ़ लोग हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनने सबने मिलजुल के इस पूरी योजनाओं को हस्तक्षेप कर रखा है, तो यहाँ पे घूस लेने के आरोप भी लगते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं अब एक प्रमुख मुद्दा यह बन गया है कि इससे निपटने की जरूरत है। सीधी सी बात है, जब करप्शन अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो लगने लगता है कि अब भाई इससे छुटकारा मिल जाए, चाहे कैसे रास्ता मिल जाए, ठीक है ना। तो इससे निपटने की जरूरत है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए यह बहुत बड़ा खतरा, ठीक है। क्या है? मिडिल इनकम ट्रैप। सीधी सी बात है कि भारत विकासशील देश है, विकसित में जाने की प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ये करप्शन, ये चीज़ें जस्ट लाइक एक मिडिल इनकम ट्रैप की तरह काम करेंगी कि भारत को विकासशील से विकसित बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं जहाँ क्रॉनिक पूंजीवाद अल्पतंत्रों को निर्मित करता है जो समृद्धि को धीमा करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को सब पे प्रॉपर योजनाएं या प्रॉपर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, तो आपकी समृद्धि को क्या कर देगा? धीमा कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमसे कहा गया है और हमसे कह रहे हैं कि उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक या उपनिगमन कोरोलरी निम्नलिखित में से कौन सा है? कोरोलरी। अब कोरोलरी हमने तुम लोगों को कल समझाया था, क्या था? सॉल्यूशन निकल सकता है या ऑप्शन भी बन सकते हैं, उस पर हमें कोरोलरी पे काम करना है, ठीक है। जैसे हमसे कह रहे हैं अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने और चालू स्कीमों को अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता है। दूसरा हमसे कह रहे हैं आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने एवं निर्धनों को
लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है वर्तमान में सरकार की कार्य प्रणाली को और पारदर्शी एवं वित्तीय संशोधन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट कह रहा है हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र पर विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बताओ कौन सा सही लग रहा है? सी, सबको सी लग रहा है ना? आपको सी सही है। ठीक, देखो यहाँ पे हमसे सी पे कहा गया कि वर्तमान सरकार को कार्य प्रणाली को और पारदर्शी और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सही बात है, ये तो सही बात कर रहा है ना कि भाई सीधी सी बात है। ऊपर सबसे लाइन पे कहा गया है कि पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता को समाप्त करना। ठीक है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर हम चीज़ों को पारदर्शी रूप में ले आएंगे, ठीक है, और जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली को सुधार कर देंगे तो ये करप्शन, ये व्यवधान जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे। क्लियर सी बात ना? तो अगर हमें इसे सही तरीके से इसको करना है तो हमें वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली को और पारदर्शी एवं वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता। क्लियर? बाकी देखो आप लोगों से कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने एवं चालू करने। अब जब स्कीमें भाई आप चालू करते जाओ, यहाँ कब गई सारी स्कीमें, तो क्या उससे समृद्धि हो पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगी। स्कीमों का और स्कीमों खोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उनको अच्छे से रन करने से फायदा होने वाला है। क्लियर सी बात ना? तो यहाँ पे स्कीमें हम ढेर सारी नहीं बना सकते। मान लो सपोज स्कूल तो हम खोलते जा रहे तो टीचर ही अच्छे नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? क्लियर ना? तो सॉल्यूशन एक ही हो सकता है कि जब पहले हम अपनी कार्य प्रणाली को तो अच्छा कर लें, तब तो हम समृद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है। दूसरे में हमसे कह रहे हैं आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित एवं करने एवं निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये भी गलत होगा भाई, निर्धनों को हम लाइसेंस जारी कर देंगे। आपको पता है जैसे किसी ने ठेकेदारी वगैरह की होगी तो उसे थोड़ा सा पता है कि निर्धन को अगर हम लाइसेंस प्रदान करते वो ठेकेदारी नहीं कर पाएगा। अरे भाई सरकार से पहले तो पैसा तुम्हें खुद जेब से लगाना पड़ता है, फिर सरकार से पास कराना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में और विकास शुरू हो जाएगा। पता चला वो भी गरीब है, वो मांग के काम चला रहा है, ठीक है, और परेशान है। ठीक है ना? तो हमारा सबसे बेस्ट है सी ऑप्शन कि वर्तमान सरकार को कार्य प्रणाली को और पारदर्शी और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। 2-3 मिनट आप लोग ध्यान से पढ़ो, हम लोग इसकी चर्चा करें। आज हम आप लोगों को सारे जितने पैसेज हैं हमारे पास अवेलेबल वो सारे पहुंचा देंगे। ठीक है, उनको पढ़ना है, आंसर्स नहीं है किसी में भी, उसके लिए हम सुविधा करेंगे कि हम आंसर पहुंचा दें। आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन दिए देंगे। हो गया? पढ़ लिया? किस बारे में?
जलवायु के बारे में। और इसमें विकासशील खाद्य सुरक्षा और जलवायु से पहुंचना। ठीक, क्या निकालने में? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या थी? हाँ, इन्फ्लुएंस कैसे निकालते थे? फैक्ट्स पे, एविडेंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, प्रायर नॉलेज पे, है ना, इन सब पे इन्फ्लुएंस का यूज़ करते थे ना। ठीक है, चलो पढ़ो। हमसे कह रहे हैं जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है। अप्रभावी मतलब जलवायु परिवर्तन जो भी अनुकूलन है वो अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को अभिकल्पित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये अगर हम कहें, सीधी सी बात है, अगर हमने कहा जलवायु अनुकूलन अप्रभावी तब होगा जब अगर हम नीतियों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगी? अप्रभावी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं नीतियों को अभिकल्पित नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है। हमसे कह रहा है एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास नहीं करती है, जैसे कृषि प्रसार, फसल विविधता, ठीक है, एकीकृत जल पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचनाओं से संबंधित उपायों का एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से तथा अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर हम यहाँ पे देखें जैसे कृषि प्रसार है तो मतलब खेती को बढ़ाना, ठीक, और हमसे कह रहा है कि फसल विविधता, जैसे फसल विविधता मतलब जैसे फसल चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसी प्रकार से हमें फसल को भी क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहना है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। पता चला जलवायु परिवर्तन, ऐसा नहीं कि पता चला अपन गेहूँ की खेती करते हैं तो करते हैं, और पता चला क्लाइमेट चेंज हो चुका है, गेहूँ की खेती के लिए जलवायु उपयोगी बची ही नहीं, तो हमें ऐसा परिवर्तन लाते रहना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को प्रभावी बना के रखना है। अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो वही हमसे कह रहा है कि जलवायु अनुकूलन प्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकल्प संबंधी सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को अभिकल्पित नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कि अगर मान लो सपोज जलवायु चेंज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें दूसरे विकल्प अगर हमने नहीं समय रहते सोचिए तो हमें समस्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे कह रहा है उदाहरण के तौर पर एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है, कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचनाओं से संबंधित उपायों को एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इसमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से और कुछ उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से कुछ ऐसे उपाय होंगे जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना आपको पैसेज? पैसेज क्या है? ये जैसे सीधी सी बात है कि जैसे कोई बदलाव अगर क्लाइमेट में आ रहा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी फसलों पे भी हल्का सा बदलाव कर लेना चाहिए, तो सही रहेगा। उसी के लिए आर्थिक विकास की नीति पे भी काम करना चाहिए। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस में हमसे कह रहे हैं विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है। नेक्स्ट में कह रहे हैं प्रत्येक विशेषात्मक अभिकलाप प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। नेक्स्ट जलवायु अनुकूलन की दूसरी आर्थिक विकास विकल्पों के संबंधित परीक्षा की जानी चाहिए। बताओ, सी सही है? सी सही है? चौथा सही है? हाँ, सी सही लग रहा है। चलो पहले देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी करना कठिन है। देखो, एक तुम लोगों से एक बात बताएं, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आया करें कि ये नहीं कर सकता या इसके लिए कठिन है, तो ये गलत ही मार दिया करो। ठीक है, हमें प्रयास करने होते हैं। ठीक है, अब पता चला पहले से मान लो जैसे अपन लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे, ठीक है, अब यूपीएससी की तैयारी पहले से मान लें कि हम ना कर पाए तो कोई प्रयास ही ना करें। ठीक है ना, तो
सेम उसने तो सीधे सीधे कह दिया विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी करना कठिन है, गलत ही हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट में हमसे कहते हैं खास सुरक्षा की अभिवृद्धि करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल विषय है, ये भी बात गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में हमने कह प्रत्येक विकासात्मक अभिकलाप प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। अगला देखो जलवायु अनुकूलन की दूसरी आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। चौथा सही होगा। चौथा देखो आप लोगों को सीधी सीधी बात वो कह रहा है जलवायु परिवर्तन एवं अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। जलवायु परिवर्तन तो चेंज होता ही होता है, लेकिन अन्य उपाय भी जैसे आर्थिक संबंधी आर्थिक विकास भी संबंधित है उससे, नहीं है। तो उसमें जो आपका पहला वाला है तीसरा वाला उसमें केवल जलवायु के बारे में बात की है, आर्थिक स्थिति के बारे में तो चर्चा ही नहीं की। चौथे वाले में देखो वो दोनों की बात कर रहा है कि जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, परीक्षा की जानी चाहिए उसमें, तभी तो निकल के आएगा रिजल्ट। अब इसमें सीधे सीधे बोलते हैं उसने प्रत्येक विकासात्मक अभिकलाप प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता जलवायु अनुकूलन से जुड़ा, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की तो यहाँ पे फैक्ट, एविडेंस, प्रायर नॉलेज और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होगा। तो ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए निकल के आ रहा है, ना कि एक के लिए, ठीक है। तो हम चौथे के साथ जाएंगे। अगर वो बनाता ऐसे बनाता कि पहला तो तीसरा और चौथा दोनों सही है, तब हम कह पाते कि चलो उसको कम प्रबल उसको अधिक प्रबल के साथ हम आंसर दे सकते। लेकिन अधिक प्रबल की बात करें तो यहाँ पे जो चौथा है वो ज़्यादा सही है, कंपैरिजन ऑफ थर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चौथे के साथ जाना होगा। नेक्स्ट पढ़ो चौथा नंबर। हो गया पढ़ा, बताओ। बैंकिंग सेक्टर सही है, नहीं बैंकिंग सेक्टर से तो पैसे ही है पूरा, है ना। डी लग रहा है, वेरी गुड। क्या लगा, पैसे समझ में आए? हाँ, बैंकिंग से हमसे कह रहे हैं कि पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र को मुख्यतः मध्य वर्ग एवं उच्च मध्य वर्ग समाज को सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादों में से पुनः संचालित किया गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपके मध्य वर्ग है और उच्च वर्ग समाज में जो सेवाएं प्रदान करने के काम किए गए हैं वो उच्च कोटि के स्वचालन से किए गए, ठीक है, और उत्पादों से पुनः संचालित किया गया है। आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो, मतलब पहुंच सके, आम आदमी तक पहुंच सके, ठीक है। जो क्लियर सी बात है, जब तुम्हें कोई सेवाएं किसी व्यक्ति तक पहुंचानी होती, ठीक है, तो हम कहें जो संस्था है, ठीक है, और जो लोगों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए ना, तभी तो वो पहुंच पाएंगे आपके पास, ठीक है। तो हमसे देखो कह रहा है कि बैंकिंग और गैर बैंकिंग
बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो आम आदमी तक पहुंच सके। मतलब क्या है कि गैर बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों सेवाओं को कहाँ तक पहुंचाना है? तो आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हम कहेंगे दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। अब सामंजस्य के लिए ऑप्शन देखते हो हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बैंकों के एवं आर्थिक स्वचालन और उत्पादों की आवश्यकता है। गलत हो जाएगा ये, उत्पादों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उच्च कोटि के स्वचालन एवं उत्पादों से उसने पुनः संचालित किया गया है, कर चुका है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं हमारी संपूर्ण लोकहित व्यवस्था की अमूल पुनर्संरचना की आवश्यकता है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं का एकीकरण करने की आवश्यकता है। एकीकरण क्या होता है? एकीकरण दोनों को मर्ज करना नॉट अ सॉल्यूशन। समस्या में आ जाएंगे हम, मर्ज कर देंगे, कंपेयरिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हम समावेशी करेंगे, जैसे लिखा हुआ है वित्तीय समावेशी से संबंधित करने की आवश्यकता है। समावेशी जस्ट लाइक एक सामंजस्य होता है कि अगर लोगों तक अगर हम पहुँचा दें तो हम एक वित्तीय समावेशन कर देंगे इनके अंदर। ठीक है, तो ये जो योजनाएं हैं या जो भी बैंकिंग काम है, वो कार्यक्रम है, वो वहाँ तक जनता तक पहुँच पाएंगे और जनता की पहुँच से दूर भी नहीं रह पाएंगे। तो समावेशी करेंगे, एकीकरण से तो और समस्या बढ़ जाएगी। पता चला कि अभी तो क्या था कि ढेर सारी संस्थाएं थी, इधर पे भी काम जनता का हो रहा था, इधर भी काम हो रहा था, अभी एकीकरण हो जाएगा। ठीक है, जनता सिर्फ एक ही जगह जाएगी, समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो एकीकरण नॉट सॉल्यूशन, हम इनको समावेशित कर देंगे और समावेशित करेंगे तो जो जनता होगी वो समावेशी हो जाएगी, तो वहाँ तक उसके पास सारी योजनाओं या कार्यक्रम की पहुँच से वो दूर नहीं रहेगी, उधर तक पहुँच पाएगी। चौथा सही होगा, तीसरा नहीं। नेक्स्ट बनाओ 5वां नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम लोग कम से कम इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन से प्रैक्टिस से अच्छा हो जाएगा। पहला है क्रिटिकल संदेश क्या है, निर्णायक संदेश हमें पैसेज के माध्यम से क्या दिया जा रहा है ये देखना है। पैसेज पढ़ लिया, क्या कह रहा है? किसको? खाने पीने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अधिक दबाव डालें कब? 2050 तक। चलो ठीक है, समझ में आ गया, मतलब पैसेज तो समझ में आ गया। आंसर क्या है इसका? ए, पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। ठीक है, लास्ट में जो होता है उसी को जो मैसेज के तौर पर ली होती है उसी को करना होता है। देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। क्रिटिकल मैसेज मतलब संदेश क्या देना चाहता है लेखक, हमें उस पर बात करना है कि इस परिच्छेद में क्या निर्णायक संदेश निकलता है। क्रिटिकल मैसेज
देखो हमसे कह रहे हैं यदि हम 2050 की ओर देखें, जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न है कि आहार, कौन सा आहार सर्वोत्तम होगा। ठीक है, क्लियर सी बात ना। हमसे ये कह रहा है कि जब हम 2025 पर देखें, जब हमें 2 अरब लोगों को खाना खिलाना होगा या भोजन खिलाना होगा कि इतने की आवश्यकता होगी, तो कौन सा आहार सर्वोत्तम है। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रश्न का विषय है। हमसे कह रहा है एक नई अति आवश्यकता बन गया है। ठीक है, अपने आने वाले दशक में जब हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे, उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे, गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे। सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पादों के आहार के इर्द गिर्द ही घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फल और सब्जियों पर निर्भर करने वाली प्रवृत्तियों की तुलना पर अधिक दबाव डालेगी। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमें इतने सारे लोगों को जब खाद्य पदार्थ पहुंचाने की आवश्यकता होगी, तो एक प्रश्न का विषय है कि अगर हम देखें तो खाएंगे। बात समझ में आ रही कि हमें बहुत ये प्रश्न का विषय बन जाएगा एक तो, कि आखिर हम ऐसा तो नहीं कि पता चला अभी हम निपटा दें तो आने वाले भविष्य में 2050 के बाद लोग क्या खाएंगे। ऐसा नहीं भूल ही जाएंगे, मतलब चला अनाज खत्म हो गया या नारियल के पेड़ खत्म हो गए तो कहेंगे अरे भाई क्या कौन सा जीव है जो खाने में। ठीक है, तो वही हमसे कह रहा है कि यदि हम 2050 की ओर देखें, जब हमें 2 अरब से अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न है कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है। ठीक है ना, एक नई अति आवश्यकता बन गया है। आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे, उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे हमें खाद्य पदार्थों को चुनना है जो इस ग्रह में मौजूद हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चला कि हम खा के निपटा दें, उसकी संख्या ही खत्म हो जाए। ठीक है, बात वही की बात कर रहा है। समान रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पादक के आहार के इर्द गिर्द ही घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है ना, जैसे विकासशील देशों की बात करें तो उनके जो खान पान है जो मांस पे डिपेंड हो रहा है और दूध पे डिपेंड हो रहा है ना, डेयरी उत्पादनों पे इर्द गिर्द ही घूमने वाली प्रवृत्ति है। वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों एवं सब्जियों पर निर्भर करने वाली प्रवृत्तियों पर तुलना में अधिक दबाव डालेगी। क्लियर है ना। ये हमसे कह रहा है कि अगर हम कहें कि जो लोग अनाज खाते हैं, गिरी खाते हैं, ठीक है, सब्जियों पर निर्भर हैं, उन पर ये क्या है, एक दबाव डालेगी। कौन? जो मांस एवं डेयरी उत्पादन वाले हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके हमें इन पे काम करना है। ठीक, और आपको पता है कि जैसे भविष्य की बात करें तो आपको पता है कि सबसे अच्छा न्यूट्रिशन क्या बचेगा भविष्य में। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर हम कहें देखें तो सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ का सेवन करने वाले हैं आने वाले भविष्य में। आने वाले भविष्य में कहते हैं कि जो सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ होगा सिर्फ कौन सी मांस ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्योर न्यूट्रिशन मिलेगा वो वही मिलेगा। क्योंकि देखो आपको पता है साग सब्जी कैसी आ रही है, टोटल आपको कैसी सब्जी आ रही है, सब दवाइयों वाली आ रही है। ठीक है, तो जो बेस्ट न्यूट्रिशन वो होगा वो सिर्फ दूध इन सब में ही प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें दवा डालें। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं। लिखा हुआ है पशु आधारित खाद्य सोर्स की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। ये तो सीधे सीधे उसने बात बोल दी। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं नहीं, निर्णायक संदेश भी यही है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं अनाजों, गिरी, फलों एवं सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक, ये गलत हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुपयोगी की ऐसे कोई उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो भाई अगर इसकी बात कर रहा होता तो भाई वो मांस और दूध की बात ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट में मनुष्य
स्वास्थ्य मामलों में बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं। ऐसी बात हमें पैसे के निर्णायक संदेश में करोगे तुम लोग? सी ऑप्शन सही करने वाले नहीं किया वेरी गुड, गलत है। नेक्स्ट में वुमनली परिपेज में हम अभी तक यह नहीं जानते कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है। बताओ, ये नहीं जानते तुम लोग कौन सा आहार सर्वोत्तम है? ठीक है, नहीं जानते। तुम लोगों को विटामिन पढ़ते हो? विटामिन, हर प्रकार का विटामिन किस में पाया जाता है? तुम लोग जब विटामिन पढ़ोगे तो हर प्रकार के विटामिन में दूध, अंडा, मांस, मछली, दूध, अंडा, मांस, मछली, हर विटामिन में हम लोग पढ़ते हो विटामिन सोर्स। ठीक है, पढ़ते हो कि नहीं? दूध, अंडा, मांस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब जब सर्वोत्तम की बात करें तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, नहीं चाहिए? हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हर चीज़ों का सेवन चाहिए, नहीं चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, इसलिए केवल पहला ही सही होगा आपका। ठीक है, कि पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। क्लियर सी बात ना? खत्म? चलिए 6 पैसेज हो गए आपके। चलो नेक्स्ट सीट हम दे लेते हैं। वाईफाई नहीं आ गया क्या? कैसे? वाईफाई इस कंपनी में पता नहीं, उसमें पता है बाहर जाके अभी हमारे सुबह सुबह रिचार्ज करना होगा। देखो इसमें आप लोग पहले नंबर, ये आपकी 3rd सीट, मतलब 2nd सीट है। 6 पैसेज हो गए, इसमें भी 6 ही होंगे शायद। कितने? 6 ही हैं। पढ़ो, पहला पढ़ो। पढ़ा? समझ में आए? किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एवं जल, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उनके बारे में हमसे कह रहा है।
कि जलीय चक्र और जैव विविधता का आपस में पारस्परिक संबंध हमें डिफाइन कर रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जलीय चक्र में जैव विविधता की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जैव विविधता सब अनेक किस्मों के पादप प्राणियों, सूक्ष्म जीवों को और उन परितंत्रों को जिसमें वे पाए जाते हैं निर्दिष्ट करता है। जल एवं जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है। वास्तव में जलीय चक्र से यह निश्चित होता है कि जैव विविधता कैसे कार्य करती है। क्रम से वनस्पति और मृदा जल के प्रभाव को निर्धारण करते हैं। ठीक है, हर एक गिलास, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है हमसे कि हर एक गिलास जो हम पीते हैं कम से कम इसका कोई अंश मछलियों, वृक्षों, जीवाणुओं, मिट्टी और अन्य जीवों ऑर्गेनिज्म से होकर गुजरता है। इन परितंत्रों से गुजरते हुए वह शुद्ध होता है और उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। जल की पूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। पैसेज की बात कर रहे हैं कि पैसेज में ऊपर की जो 4-6 लाइनें हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है कि जैव विविधता है कैसे कौन कौन से जीव उसमें काम करते हैं, जीवाणु हैं, पादप हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये सारी जैव विविधता का कार्य। और जहाँ पे जैव विविधता होगी वो जलीय चक्र और जैव विविधता का इस पारस्परिक संबंध होता है, उसी से आपकी जैव विविधता का भूमिका का बेहतर नीति बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें तो हमसे आगे कहा गया है कि हर एक गिलास, मतलब क्या है कि जो हर एक गिलास हम पानी पीते हैं कि वो पीने वाले पानी वो है, लिखा होगा नहरों से, नदियों से, कहीं ना कहीं से घूमते फिरते आता है हमारे पास तक। ठीक है, तो वही हमसे कह रहा है कि जो हम एक गिलास पानी हम पीते हैं कम से कम उसका कोई अंश मछलियों से, वृक्षों से, जीवाणुओं से, मिट्टी एवं अन्य जीवों से होकर गुजरता है। इन परितंत्रों से गुजरते हुए शुद्ध भी होता है। ठीक है, और उपभोग के लिए उपयुक्त हो जाता है। ठीक, कह रहा है जल की पूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान करता है। ये पैसेज में तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि जलीय चक्र की इम्पोर्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी का जल में कितना भूमिका निभाता है, किस काम के करता है, किसका शुद्धिकरण करता है जल का। इन सब में बायोडाइवर्सिटी में जो पायदा सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमसे कह रहा है हमें इसकी इन्फ्लुएंस निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? इन्फ्लुएंस। हमसे कह रहे हैं जैव विविधता प्रकृति की जल की पुनर्चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं जीवित जीवों के अस्तित्व के बिना हम पेयजल प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं पादप प्रणाली और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट में है जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आए। कौन सा सही है? पहला लग रहा है। सी सही है। पादप प्राणी और सूक्ष्म जीवों के आपस में सतत अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। पहला होगा ना, पुनर्चक्रण के लिए सामर्थ्य तो दिखा है ना, सब सभी मिलकर। ठीक है, इसमें केवल पहला ही सत्य होगा। ठीक है, कि जैव विविधता प्रकृति के जल के पुनर्चक्रण के लिए सामर्थ्य बनाए रखती है। ठीक है, अगर हम इसमें आपने कहा तीसरा हमसे कह रहा है पादप प्राणी एवं सूक्ष्म जीव आपस में सतत अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, पादप प्राणी सूक्ष्म जीव कहाँ करते रहते हैं सतत अन्योन्य क्रियाएं? ऐसा काम नहीं होगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं जलीय चक्र के बिना जीवित जीव अस्तित्व में नहीं आए होते हैं। ऐसी भी कोई पता है बात कि जलीय चक्र के बिना कोई जीव नहीं आया होगा? बताओ, आए भी होंगे। ठीक है, आए भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस आपका प्रायर नॉलेज, फैक्ट, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आप लोगों को सीधा सा पता चल रहा है कि जो प्रकृति की और जल के पुनर्चक्रण की सामर्थ्य एक दूसरे से बनाए रखते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे केवल पहला सही होगा, बाकी आपकी गलत होंगे। ठीक, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बनाओ।
सी या डी? सी ही जाएगा वैसे तो, अगर तार्किक रूप से। हाँ, पढ़ा? पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जितना तुम लोग पढ़ोगे उसके बाद उतनी अच्छा समझ में आएगा और आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। शिवम शिवम करता रहता है ये सब एक्टिविटीज होती रहती हैं। जो अपने याद करेंगे किस लोग का होगा हाँ। जो भी करके उनके लिए ये रूम सही था, आराम से OMR वगैरह भरना, उनके लिए ये टेबल सही थी OMR भरने के लिए। बढ़िया बढ़िया सिस्टम से करते रहे। हो गया पढ़ाई? जी यार, चलो देखो अपन दूसरा पढ़ते हैं। कह रहे मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए। ठीक है, मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए, चूँकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है, उसे उस स्थान के लिए भी उपयुक्त किया है जिसे उसने नियत किया है। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, और वही आवश्यकताएं प्रत्येक शक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उसको एक समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। बताओ। डी आएगा। डी आएगा, है ना? सबका डी लग रहा है? डी और सी भी कह रहे हैं सामाजिक जीवन मानव की विशिष्ट लक्षण। सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण, सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण है, तो फिर अध्यात्म छोड़ दें हम? विशिष्ट लक्षण तो आध्यात्मिकता में आ जाएगा ना। विशिष्ट सामाजिक जीवन, देखो समाज में आया तो सामाजिक तो रहना ही पड़ेगा। अगर समाज से सोशल नहीं रहोगे तो कट जाओगे कुछ दिन बाद सुसाइड करके निकल लोगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सुसाइड करने वाले लोग वही होते हैं जो समाज से कट चुके होते हैं, जो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पता चला अंदर चलता रहता है। तो क्या बात करनी बतानी चाहिए, जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन क्या होता है कि आपस में कम्युनिकेशन, अगर हम आपसे जुड़े हैं, हम आपसे मतलब कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो माइंड उतना प्रेशराइज नहीं होता है। आप पता चला आप एक कमरे में आपको कोई समस्या होगी, आप उसी चीज़ को एक बंद कमरे में उसी चीज़ को मनन करते रहे ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है, सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समाज से अपने आप को काट लेंगे तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। या तो बिल्कुल से काट लो, चले जाओ भगवान के शरण, आध्यात्मिकता, ठीक है, केदारनाथ बन जाओ बाबा, ठीक है, वो भी लाइफ ठीक है ना? क्योंकि मेन लक्ष्य तो मनुष्य का वही है, मोक्ष की प्राप्ति करना, मेन लक्ष्य तो वही है। लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं ना, और जब बंधे हैं तो बंधे होने की वजह से भाई हमारे पिताजी, माताजी, ये लड़का है हमारा, ये पड़ोसी है, मौसी का लड़का है, ये सब बांधे रखे आप, ठीक है। तो बंधे हुए हम किसके माध्यम से? एक समाज के माध्यम से, ठीक है। देखो हमसे कह रहे हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। कह रहे हैं मानव के लिए उपयुक्त सरकार की प्रकृति और परिणाम को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए। सीधी सी बात है, अगर हम आपके लिए कोई बात बताना चाहते हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो पहले आपके स्वभाव को समझना पड़ेगा कि आप हमारी बात को पचा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं। पता चला हमने आपसे कह दिया, आपने जाके दूसरे से लिया, ठीक है। तो स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें प्रकृति और परिमाण को समझना है, ठीक है।
नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं चूंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है, उससे उस स्थान के लिए भी उपयुक्त किया है जिससे उसे नियत किया है। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया। ठीक है, ये जो पर्सनल आपकी शक्तियां हैं उनसे क्या है, जो नैसर्गिक हैं, जो आपकी नीड्स है, डेली नीड्स वाली बातें हो रही हैं, वो है वो आपकी ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं। ठीक है, बात समझिए कि समाज के बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सामाजिक चीजें होंगी। अब मान लो तुम्हारी इच्छा हो रही, इच्छा कब होगी, डिजायर तब उत्पन्न होगी जब तुमने समाज में वो चीज देखी होगी, तभी तो डिजायर आएगी कि हमारे पास भी एक मस्त ऑडी कार, जब दूसरे की देखी होगी। ठीक है, इच्छाएं डिजायर तभी जागती हैं जब हम समाज में वो चीज़ों को देखते हैं। अब मान लो सपोज तुम्हें कोई द्वीप में छोड़ दिया जाए जहाँ से कोई कम्युनिकेशन ना हो, कुछ ना हो, तुम्हें खाने पीने के लिए सब चीज़, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई इच्छा उत्पन्न होगी तुम्हारे मन में कि हमारे पास एक ऑडी देखी हो तब ना। बात समझ में आए, वो समाज से कट गई, सब चीज़ें करते हो गई तुम्हारे, बस तुम्हें खाने पीने के लिए तो हम पेट चलता रहेगा बस। पहले कौन टेस्ट पेपर बगल नहीं टेस्ट बगल में है, बगल में जहाँ पहले होता था। तो वही चीजें होती है। पता चला कि जब हम कड़े आएंगे, सामाजिक चीजों से कड़े आएंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, उसी में गुजारा होता रहेगा जितना है हमारे पास। ठीक है, इसलिए कहते हैं मन को शांत करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं पर काबू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण तो हमारी डिजायर ही है, नहीं है ना। कि पता चला कि हमने कहा हमें रसगुल्ला मिल जाए खाने और नहीं मिल रहा है, तो अंदर अंदर दुख, खतरनाक वाला दुख कि काश वो रसगुल्ला हमें मिल जाए। ठीक है, ये दुख, और ये दुख तब तक परेशान करेगा जब तक वो रसगुल्ले दिखाई देते रहेंगे तुम्हारे मन मस्तिष्क में। ठीक है, अगर हम उस पर काबू कर, अरे नहीं मिला तो नहीं मिला, खत्म, तो थोड़ी देर बाद मन दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। वही सारी चीज़ें होती हैं। तो नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया है। कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं, और वही आवश्यकताएं प्रत्येक शक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उसको एक समाज में के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं प्रकृति ने मानव समाज में भारी विविधताओं का निर्माण किया है। क्या निकाली, इन्फ्लुएंस निकाली, मतलब एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, ट्रायल एंड एरर, इन सब पे ध्यान देंगे हम लोग। किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। सामाजिक जीवन मानव का एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया। ये 14 सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी प्राकृतिक विविधताओं ने ही मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य कर रखा है। ठीक है, अगर इतनी विविधताएं होती ही नहीं, ठीक है, तो उसे जो मिलता है उसी में खुश रहता है वो। ठीक है, तो बाध्य नहीं होता चीज़ों पे। ठीक, नेक्स्ट बनाओ, तीसरा। हो गया, चलो बताओ किस बारे में क्या कह रहा है और कौन सा आंसर सही है। इसमें हमें सीधे कह रहा है यह कथन किसको निर्दिष्ट करता है
किस चीज़ के बारे में बताता है ना, तो हमें डिफरेंस कॉरोलरी ये सब कुछ नहीं निकालना है इसमें, हमें सीधा से कह रहा है जो स्टेटमेंट दिया गया है यह किस बात को निर्दिष्ट करता है यानी कि रेफर करता है। सी होगा ना, राजनीति और टीचर बी, बी फॉर बॉय। चलो देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं किसी राज्य में कानूनी आदेशकों की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती हैं जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह कि अपने क्रम में ये सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती हैं जिससे समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि किसी राज्य में कानूनी आदेशकों की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिसका राज्य को सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये कानूनी आदेशकों सीधी सी बात है कि जैसे भाई राज्य में या हमने कहा उस स्थान में जैसी जैसी मांगे आएंगी किसी भी कानून की उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होता रहता है। ठीक है, सामना करना पड़ता है, और यह कि अपने क्रम में ये सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो गए जिस एरिया की बात हो रही है तो उनकी रीति जो भी होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग जो कानून की व्यवस्थाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट में जिससे समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये अगर हमने कहा सोशल लोग हैं यानी कि समाज में ढेर सारे लोग हैं, अगर उन पर कोई कानून लाना है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी जैसे सामाजिक रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग उस पर कानून बना तो ज़्यादा एक्टिविटी होती। अगर मान लो सपोज वो डिफेंस में चलेगा तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं इस कथन पे किसको निर्दिष्ट करता है, कह रहे हैं राज्य एवं अर्थतंत्र के प्रतिवाद को नहीं, प्रतिवाद को तो नहीं करता, राज्य और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को, राजनीति एवं अर्थतंत्र की प्रधानता को, राजनीति अर्थतंत्र पर राजनीति की प्रधानता को। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को, जो उनके बीच में जो आपका पारस्परिक संबंध है, ठीक है ना, वो क्या है, क्लियर ना, कि उनके बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि अर्थतंत्र यानी राजनीति और अर्थतंत्र कैसे आपके पारस्परिक रूप से काम करेंगे। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट बनाओ, कौन सा होगा, डी। चलो और बताओ, एक आंसर मिला हमें डी ऑप्शन।
ए ऑप्शन ये आ रहा है। ए आ रहा है। चलो और बताओ, पैसेज पढ़ा, पैसेज क्या समझाना चाह रहा है? डाइजेस्ट के बारे में बता रहा है। इसके पीछे की कहानी की अगर हम बात करें तो पीछे की कहानी कुछ ऐसी होगी, मान लो सपोज अभी तक आप लोगों ने मान लेते हैं दूध ना पिया, कभी ना पिया, ठीक है, और आपको आज हमने सबको एक एक गिलास दूध दे दिया पिया, तो फिर क्या होगा? नहीं बचा। बात समझ में है? ठीक है। या अगर हम कहें कि जिस एरिया में पशुपालन या पशुपालन नहीं होता होगा या उन्हें नॉलेज ना हो पशुपालन की, तो अगर हम ऐसे लोगों को अगर हमने कहा पशुपालन या दूध का सेवन करा दिया जाए तो उनके पाचन शक्ति में कमजोरी आ जाए। लेकिन अगर हम कहें कुछ ऐसे लोग होंगे जो कंटिन्यूअसली दूध पी रहे होंगे वो तो पचा लेंगे ना, तो हम कहेंगे उनमें लैक्टोज को पचाने की क्षमता होगी, ठीक है, तो उनमें लैक्टोज पचाने की क्षमता का विकास हो चुका हो, नहीं हो चुका हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये कब क्या है? धीरे धीरे। और अगर मान लो वो छोड़ दे और धीरे धीरे काफ़ी समय तक छोड़ दे, ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करके पूरे मतलब पता चला एक पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, उनने कभी दूध का सेवन ना किया, तो ऐसे करेंगे कि उन पर अब जो नई प्रजाति आएगी तो उस पर लैक्टोज को पचाने की क्षमता का विकास खत्म हो चुका। बात समझ में आई? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते, मीन्स तो समझ में आ गया ना कि आखिर किसकी चर्चा कर रहा है। देखो कह रहा है सभी मनुष्य शैशव अवस्था में, हेलो, हाँ बस 2 मिनट, कह रहे हैं सभी मनुष्य शैशव अवस्था में माँ के दूध को बचाते हैं, परंतु ठीक है, इस शैशव अवस्था की बात हो रही है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध को बचाता है, ठीक है, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों का पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं को एक बार दूध छुड़ाने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है, सीधी सी बात है। जहाँ पशुपालन की शुरुआत हुई होगी तो उनको एक बार दूध पिला दिया तो उनको पचाने की दोबारा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप उनमें लैक्टोक एंजाइम का बनना बंद हो गया, ठीक है, जो लैक्टोक शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है, ठीक है ना, कि अब सीधी सी बात है लैक्टोक एंजाइम का बनना बंद हो गया तो जो सरल अणुओं में उनको तोड़ता होगा, जो सरल शर्करा में तोड़ता होगा वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है मानव के मवेशी चलाने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, ठीक है, और लाभदायक हो गया और यूरोप, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हो गया, ठीक है। कहाँ पर? जैसे जहाँ पे अगर हम कहें यहाँ पे मवेशियों का पालन हो गया, शुरू हो गया, तो वहाँ पर क्या है? लैक्टोज को पचाने की क्या है? इनकी क्षमता का विकास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं थे वे लैक्टोज असहनशील बने हुए हैं। बात समझ में आ गई कि जहाँ पे पशुपालन होगा तो वो तो दूध पचा पाएंगे, जहाँ पे पशुपालन पे मवेशियों पे डिपेंड ही नहीं होंगे तो उनका पशु मतलब दूध पचाना क्या है? अभी भी असहनशील बना हुआ है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे लगभग 1000 वर्ष पहले विश्व में कुछ भागों में पशुपालन शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन बतानी है, एजम्पशन तो नहीं है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? एक समुदाय के खाने की आदतों को स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों की अनुवांशिकता परिवर्तन ला सकता है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम खानों में स्थायी परिवर्तन ला दें तो पूरी अनुवांशिकता ही उसकी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर ना? तो दूसरा सही होगा, ठीक है, क्लियर ना? यहाँ पे दूसरा सही। चलो इसके आगे आप लोग कर लेना अपने, और भी पैसेज हम डाल देंगे, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। धन्यवाद।